नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए एनालिसिस में। और आज की इस एनालिसिस में हम इंडिया की रीसाइक्लिंग सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इंडिया की रीसाइक्लिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये सेक्टर इतने कम मार्जिन में ऑपरेट करता है। ये सेक्टर 4 से 6% के मार्जिन में ऑपरेट करता है। और आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो इतने कम मार्जिन्स के बावजूद वो कंसिस्टेंटली 9 से 10% के मार्जिन सस्टेन करता है। जी हाँ, इंडिया का स्क्रैप मार्केट जिसमें मार्जिन्स निकालना बहुत मुश्किल काम है, वो वहाँ भी 9 से 10% के कंसिस्टेंट मार्जिन्स निकाल रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज की इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटा इंडिया। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है, 11,500 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ये मिड कैप के अंडर आता है। कंपनी का सेगमेंट अगर हम देखें तो माइनिंग के अंडर आता है, बट कंपनी का कोई भी कारोबार माइनिंग से रिलेटेड नहीं है। कंपनी फुल्ली रिसाइकलिंग ओरिएंटेड है। और दो फैक्ट जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, अगर हम पिछले 2 साल का रेवेन्यू चार्ट देखें तो 23% है। और वहीं अगर हम पैट देखें तो पिछले 2 साल से रेवेन्यू सेम होने के बावजूद पैट कंपाउंड होके 2x हुआ है। इसका मतलब है कंपनी मार्जिन्स में कंसिस्टेंटली काम कर रही है। अभी आपको लग रहा होगा मैं इतने मार्जिन्स क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मार्जिन मार्जिन, बट ये सेक्टर जैसा है इसमें मार्जिन्स निकालना बहुत बड़ी बात है। और डिस्पाइट ऑफ लो मार्जिन, 9 से 10% का मार्जिन होने के बावजूद कंपनी 20 से 25% का इन स्टॉक रिटर्न दे रही है। देखा, मार्जिन इतने कम होने के बावजूद कंपनी 20 से 25% के रिटर्न्स दे रही है इन स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी 1992 में शुरू हुई थी बाय रजत अग्रवाल, और कंपनी का नाम स्टार्टिंग में वेलटेक प्राइवेट लिमिटेड था और ये जयपुर में शुरू हुई। 1996 आते आते कंपनी ने अपना नाम बदल के ग्रेविटा इंडिया कर लिया और कंपनी बैटरी रिसाइकलिंग सेटअप में आ गई। और कंपनी का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर में सेटअप हुआ। 2000 आते आते कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुए। कंपनी अपने डेट्स और ऑपरेशंस में स्ट्रगल कर रही थी। कंपनी ने टेम्पररी अपने ऑपरेशंस हॉल्ट कर दिए। और ऐसा सुनने में आया था अगर फाउंडर्स कोई हार्ड स्टेप नहीं लेते जल्दी तो ये कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती थी। 2005 से 10 के बीच कंपनी ने एक्सपेंशंस करे इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप कॉन्टिनेंट्स। कंपनी के सेटअप्स घाना, जाम्बिया, हम लोकेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे कितने सेटअप्स है कंपनी के। 2010 में कंपनी का आईपीओ आया। 2010 में टू बी प्रिसाइज 1 से 3 नवंबर के बीच आईपीओ आया विद अ प्राइस बैंड ऑफ 120 से 25। कंपनी टोटल 45 करोड़ रेस कर रही थी और ये टोटल ओवर सब्सक्राइब हुआ 41x। 2024 से 26 रीसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो कंपनी रबर रिसाइकलिंग में एंटर हो चुकी है और कंपनी ने अपने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का भी एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है। कंपनी 800 करोड़ का केपेक्स करने वाली है। अगर हम मोटा मोटा देखें ये केपेक्स 800 नहीं, ये 1500 करोड़ का केपेक्स है। अभी टिल दिस डेट कंपनी ने 700 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए हैं, इसलिए आने वाले टाइम में 800 करोड़ की फंडिंग बचती है। कंपनी ने रिसेंटली RMIL भी एक्वायर करा है। अगली स्लाइड्स में हम बताएंगे कि क्यों करा है, कैसे करा है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर आते हैं रजत अग्रवाल, ये 1992 से हैं और इनका डायरेक्ट प्रमोटर शेयर है 56 to 57%। फिर आते हैं CEO मिस्टर योगेश मल्होत्रा, ये ग्रेविटा के CEO हैं सिंस 2020 और अंडर हिम कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिडा और पैट एक्सपीरियंस करे। फिर आते हैं सुनील कंसल जो कि 2015 में एज अ CFO ज्वाइन हुए और अंडर हिम कंपनी ने QIP रेस करा 1000 करोड़ का, ये फॉर केपेक्स पर्पसेस है। लोकेशंस की बात करते हैं तो कंपनी करेंटली 70+ कंट्रीज में अवेलेबल है। कंपनी के 27+ खुद के स्क्रैप यार्ड्स हैं। जो मार्जिन वाला हम पॉइंट बोलते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है कि कंपनी के खुद के स्क्रैप यार्ड्स हैं, तो आउटफ्लो ऑफ बाइंग स्क्रैप फ्रॉम स्क्रैप यार्ड्स, तो ये पूरा कट जाता है ये वाला फैक्टर क्योंकि कंपनी के खुद के स्क्रैप यार्ड्स हैं। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो UAE और साउथ कोरिया आता है। अगर हम रीजनल वाइज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो सबसे पहला आता है जयपुर, जैसा हमने बताया ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाउंडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फिर अगला प्लांट आता है कथुआ, जम्मू कश्मीर में है, ये काफ़ी एडवांस प्लांट है। फिर आता है मुंद्रा जो कि गुजरात में है, ये पोर्ट बेस्ड प्लांट है इनका। फिर एक और प्लांट आता है चित्तौड़ जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब हम इंटरनेशनल प्लांट्स की अगर हम बात करें प्लांट्स या सेटअप की तो आता है पहले रोमेनिया, गाना, मोजाम्बिक, टोगो, सेनेगल, टांजीनिया एंड श्रीलंका। सेक्टरल एनालिसिस की हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसके बारे में। अगर हम कंट्री वाइज कंट्रीज़ को रैंक करें कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा कामकाज कर रहा है और सबसे ज़्यादा
शेयर होल्ड करता है इन रिसाइकलिंग सेगमेंट, तो सबसे पहले आता है चाइना जो कि 43% होल्डिंग रखता है, फिर आता है यूएसए जो कि 30% मार्केट शेयर रखता है, फिर आता है इंडिया थर्ड नंबर पे जो कि 14% का मार्केट शेयर रखता है, फिर यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन सबको मिला के 13% का रिमेनिंग भी बच जाता है। ये सब हम हटाते हैं, हम इंडिया के बारे में फोकस करते हैं। इंडिया 5.5 से 6.5% से ग्रो कर रहा है, बट फिर भी वो अभी 14% का ही मार्केट शेयर होल्ड कर पाया है। इंडिया के पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है चाइना जैसा बनने की, 14 से 43 तक पहुंचने की। स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है, इसमें कोई कैप नहीं लगेगा। रिसाइकलिंग रेट की बात करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी जल्दी और कितना इंपॉर्टेंस देती है रिसाइकलिंग को, कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है एक वेस्ट टू अ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। तो यूएसए की बात करें, यूएसए का रिसाइकलिंग रेट है 99%, जो कि काफ़ी हाई है। फिर आता है यूरोप 95 के आसपास, फिर आता है चाइना जो कि 70% होल्ड रखता है, फिर सबसे एंड में आता है हमारा इंडिया। यहाँ भी रिसाइकलिंग रेट क्योंकि 50% में इंडिया है और 100% टू अचीव है, और 50% बढ़ना चाहिए। अब मार्जिन्स के बारे में बात करते हैं कि इस सेक्टर में या इस सेगमेंट में मार्जिन्स इतने कम क्यों रहते हैं। तो अगर हम स्टील रिसाइकलिंग की बात करें तो आप भी एज अ कंज्यूमर एक नया स्टील का प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा प्रेफर करोगे रादर देन रिसाइकल्ड वंस। अगर आपको ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं लग रहा तो आप मोर इंक्लाइन होगे नया खरीदने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा एक रीज़न है, और इसी रीज़न से मार्जिन्स काफ़ी स्क्विश रहते हैं। प्लास्टिक रबर के साथ भी लॉजिस्टिक इशू काफ़ी रहता है। एल्यूमिनियम में प्रोसेसिंग कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है, एनर्जी लेबर काफ़ी लगती है। लेड स्क्रैप में फेड स्टॉक कॉस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं कि रिसाइकलिंग सेगमेंट में मार्जिन्स हमेशा से कम रहते हैं, और इतने कम मार्जिन्स रहने के बावजूद ग्रेविटा 9 से 10% के मार्जिन होल्ड कर रहा है। तो उसे हम, ये मेरा ओपिनियन है कि उसे हम इंडिया का टॉप रिसाइकलिंग कंपनी बोल सकते हैं। अब हम वैल्यू चेन के बारे में बात करते हैं कि रिसाइकल तो हो जाएगा, बट रिसाइकल कैसे होता है, क्या क्या स्टेज होते हैं। सबसे पहले आता है स्क्रैप कलेक्शन, जो आप सुनते हैं कि कूड़ा बिन्ना की डंप यार्ड से जो अच्छा लगा, जैसे कैंस, मदरबोर्ड्स, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, वायर, कुछ भी उठा लिया, स्क्रैप कलेक्शन। इसमें मार्जिन होते हैं 1 से 4% के। फिर आता है प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग, इसमें जो स्क्रैप कलेक्ट हुआ है उसको प्रोसेस करते हैं और सॉर्ट करते हैं, तो इस सेगमेंट में 3 से 6% का मार्जिन रहता है। प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग के बाद आता है स्मेल्टिंग। जैसे मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट लिया, वो ख़राब हो गया, तो उसका हम क्या करेंगे, हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम उसे मेल्ट करेंगे, एल्यूमिनियम को रॉ फॉर्म में लाएंगे और फिर उससे कुछ एक नया प्रोडक्ट और बनाएंगे, तो वो आता है स्मेल्टिंग। फिर आता है रिफाइनिंग, बहुत बार होता है कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, रिफाइंड चीज़ें, प्योर चीज़ें काफ़ी रहती है, तो उसमें रिफाइनिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फिर रिसाइकलिंग में रिफाइनिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। फिर आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ये बहुत ही इनटू केमिकल है। केमिकल जैसे लेड ऑक्साइड, लेड सब ऑक्साइड, शीट्स, ये ग्रेविटा ओन करता है। ग्रेविटा से स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं, ये पूरा वैल्यू चेन ही होल्ड करता है। मतलब ग्रेविटा के पास स्क्रैप यार्ड से लेके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स तक की फैसिलिटीज़ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रेविटा कितना सस्टेन रह सकता है, सेल्फ सस्टेन बोल सकते हैं हम इसे। अब हम बात करते हैं कि प्राइस कैसे काम करता है। अब देखिए मेटल, अगर हम मेटल की बात करें तो अगर मेटल के प्राइस बढ़ेंगे, नया मेटल बनाने में मुश्किल होगी और उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो लोग ज़्यादा स्विच करेंगे रिसाइकिल्ड मेटल्स की तरफ, और जैसे ही लोग स्विच करेंगे मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, मेटल के प्राइसेस बढ़ना इज़ गुड फॉर रिसाइकलिंग सेक्टर। और वहीं क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़े तो लोग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल को प्लास्टिक के सेंस में देखें तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी एनर्जी ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब जैसे क्रूड महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो लोग स्विच होंगे टू रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप दुकान में जाएं और आपको एक नया पानी का बॉटल 12 रुपये का पड़े, ये नया है, रिसाइकल्ड नहीं है, और अगर वहीं आपको दूसरा पानी का बॉटल 8 रुपये में पड़े, तो आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आप नया ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट अगर आपको नया 12 की जगह 20 का पड़े और वहीं रिसाइकल्ड वाला 8 का पड़े, तो आप ऑब्वियसली रिसाइकल्ड वाला ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस या मेटल के प्राइसेस जब तक थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स में जाने को ज़्यादा मजबूर नहीं करेगी कंज्यूमर को, अनटिल और अनलेस कल को स्काई रॉकेट हो। जैसे अभी रीसेंट टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेटेड हैं, तो तब कंज्यूमर ज़्यादा शिफ्ट होंगे रिसाइकल वंस की तरफ। बट मोर और लेस जैसे नॉर्मल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, वो उतना टेंड नहीं करेगा कंज्यूमर्स को शिफ्ट होने में।
अब न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, रीसेंट न्यूज़ की। रीसेंट नहीं, 2018 में चाइना ने एक नेशनल स्वॉर्ड पॉलिसी लॉन्च करी थी। इसका मतलब है चाइना कोई भी स्क्रैप इंपोर्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी बाहर का फॉरेन स्क्रैप चाइना नहीं एंटर होने देगा। तो इससे इंडिया के दरवाजे खुल गए। अब चाइना के बाद इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है। अब आप सोचेंगे कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि सेकेंड नंबर में यूएस आता है। आप रिसाइकलिंग रेट में देख लीजिए, आप कंट्री वाइज देख लीजिए, तो यूएस आता है, यूरोप आता है। तो लोग इंडिया की तरफ क्यों जाएंगे? लेबर चीप है इसलिए इंडिया की तरफ आएंगे वो। तो चाइना ने अपने दरवाजे बंद कर दिए नेशनल स्वॉर्ड पॉलिसी से, तो इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट खुल गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईपीआर मैंडेटरी कर दिया है। ईपीआर का मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो आप एज अ कंपनी है, जैसे अदानी ले लीजिए, अदानी ने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन 10-20 साल बाद जब भी ख़त्म होगा तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो भी अदानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ईपीआर से इंडिया में रिसाइकलिंग कंपनी की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, तो ये आपको समझना होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो प्रमोटर 55.9% की होल्डिंग रखते हैं, एफआईआईज 15% की होल्डिंग रखते हैं, डीआईआईज 4.7% की, रिटेल देखें तो 22.3 और अदर्स में देखें तो 1.3। मोटा मोटा यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपनी कोई भी प्लेज होल्ड नहीं करती। रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 1.25% से 4.7 कर दी है रिसेंट क्वार्टर्स में। प्रमोटर होल्डिंग डिक्लाइन हुई है 63 से 59%। और इसका रीज़न मैं ये देना चाहूँगा कि आपने जैसे देखा या आने वाले फंडामेंटल सेगमेंट में देखेंगे कि कंपनी के पास डेट कितना कम है, बट वहीं कंपनी डेट कम के साथ साथ केपेक्स, आरएमआईएल का एक्विजिशन भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर को पैसे लाने पड़ेंगे। तो मुझे ये रीज़न लग रहा है प्रमोटर का कम होने का। फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर हम पीई देखें तो ग्रेविटा का पीई आता है 25 से 26, और वहीं अगर हम करेंट सेक्टर का पीई देखें तो 30 to 35x के आसपास है। एवरेज पीई इनका मोर और लेस 25 से 27 के आसपास रहता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है, पीई बैलेंस्ड है। पीईजी की अगर हम बात करें तो अगर हम लास्ट 3 साल का कैलकुलेट करेंगे पीजी तो 1.06 आता है, जो कि इसे फेयरली वैल्यूड बनाता है। बट अगर हम पिछले 5 सालों का देखें तो 0.5 आता है, जो कि इसे अंडर वैल्यू बनाता है और गुड टू इन्वेस्ट है। अब आप सोचेंगे आप 3 साल में भरोसा करेंगे कि 5 साल का, तो इसमें हम 5 साल का लेंगे। क्यों? इसका रीज़न है, अगर हम 3 साल का लेंगे तो कोविड का इम्पैक्ट हमें दिखेगा कि कोविड के बाद से जैसे मार्केट ब्लफी हुई है, तो वो सारे फैक्टर्स इसमें काउंट नहीं होंगे। इसलिए फॉर अ लॉन्गर होराइजन हमने 5 साल का लिया है। बहुत लोग का डाउट होगा अगर हम लॉन्गर होराइजन की ही बात है तो हम 10 साल के क्यों नहीं लेते, 20 साल के क्यों नहीं लेते? अगर हम इतने लंबे होराइजन्स लेंगे तो वैल्यूएशन और फॉल्स शो होंगे, तो इसलिए हम इतने लंबे टाइम स्पैन के वैल्यूएशंस नहीं लेते। इंट्रिंसिक प्राइस की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक प्राइस हमने डीसीएफ मॉडल से कैलकुलेट करा है, तो 1000 से 1500 के आसपास की वैल्यू हमें लगती है। और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1500 के आसपास है। मैं आपको एक जेन्युइन बताता हूँ कि ये तो थ्योरी है, ये हमने एक मेथड लगाया और हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली। बट अगर आपको इन प्रैक्टिकल देखना है तो क्यूआईपी बात करते हैं। क्यूआईपी कंपनी ने रेस करी थी, वो कितने में रेस करी थी? तो कंपनी ने 2000 के आसपास, 2100 बोल रहे अगर हम मोटा मोटा, तो 2100 के प्राइस पॉइंट में कंपनी ने क्यूआईपी रेस करी थी। और उस क्यूआईपी में कौन कौन थे? गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, ऑक्सबो ग्रुप, जुपिटर, वैनगार्ड, टाटा, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे। तो मुझे ज़्यादा एक अच्छा प्राइस 2100 लग रहा है, मतलब ये अंडर वैल्यू और ये गुड टू बाय है। अगर हम इसी बैंड के अंडर रहें तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट मेरे लिए एक अच्छा प्राइस 2100 मुझे लगता है। आगे बढ़ेंगे, सेल्स की बात करते हैं, सेल्स और मार्जिन्स की। तो आप यहाँ पे जो येलो लाइन है इससे हमें एक एवरेज मार्जिन आप देख सकते हैं कि एक एवरेज कंपनी कितना मार्जिन होल्ड करती है, जो कि क्लोज टू 4 से 6% का है। और वहीं ग्रेविटा 8 से 10% का मार्जिन होल्ड कर रही है। तो मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे नंबर में हैं। अब जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारे पार्ट्स में करते हैं। तो जब तक मैंने डिविडेंड नहीं पढ़ा था मुझे ये कैपिटल एप्रिसिएशन कंपनी लग रही थी। देखिए कंपनी दो तरीके की होती है मोर और लेस। मानी 100 स्टॉक्स है, 100 में से 95 कंपनीज दो तरीकों की ही होंगी। एक होंगी कैपिटल एप्रिसिएशन, वो होती है डिविडेंड पे बैक। तो जब तक मैंने नहीं पढ़ा था डिविडेंड सेगमेंट तब तक मुझे लगता था ये कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। बट जब मैंने डिविडेंड्स के नंबर देखे, ऑन एन एवरेज कंपनी का डिविडेंड 18.2 है पिछले 12 साल के टाइम फ्रेम से हमने कैलकुलेट करा। और इसका मतलब है कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रही है। बट ये मेरी एक एनालिसिस है, हम आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिविडेंड
कम होता देख सकते हैं या ज़ीरो भी हो जाए तो भी मुझे कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बड़े कंपनी के डेट्स बढ़ने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है कंपनी के, तो इससे डेट्स बढ़ेंगे, डेट में इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे कोई शॉक नहीं होगा ये देख के। डेट की बात करते हैं, जैसा हम बता रहे थे कि डेट्स बढ़ने वाले हैं, कैसे बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे, चलिए बात करते हैं। करेंट डेट्स की बात करें तो 441 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, जो कि बहुत नॉमिनल है। अब कंपनी का एक RMIL एक्विजिशन जो कि 559 करोड़, क्लोज टू 560 करोड़ मानते हैं। और कंपनी का केपेक्स, जैसा मैंने बताया, कंपनी ने आधे पैसे दे दिए और आधे पैसे अभी इन्वेस्ट करने बाकी हैं, तो कंपनी के आधे केपेक्स 500 करोड़ बच रहे हैं। इन सबको मिला के कंपनी का डेट 450 से लेके डायरेक्ट 1500 करोड़, 3 गुना डेट बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। डेट टू इक्विटी अगर हम देखें, ये वैसे सेंस नहीं बनाएगा डेट टू इक्विटी अभी, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में डेट बढ़ेगा, तो ये सारे नंबर्स भी काफ़ी उथल पुथल होंगे, ऊपर नीचे होंगे। बट अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है तो आपको डर नहीं लगेगा। बट लीविंग दैट, डेट टू एसेट देखें तो 0.1 है, जो कि गुड टू गो है। डेट टू इक्विटी देखें जो कि 0.19 है, वो भी काफ़ी अच्छा है और हेल्दी है। कैश फ्लो की बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो कंपनी के पॉजिटिव नंबर्स है अक्रॉस ऑल साइकिल्स, कंपनी की गुड क्वालिटी अर्निंग है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये हमने इनका वर्किंग कैपिटल पढ़ा, तो इनके डेट डे, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सब कम हो रहा है, और जितना कम होगा उतना ही अच्छा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, जैसा हमने बताया कंपनी केपेक्स कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है। फाइनेंसिंग की बात करते हैं, कंपनी का डेट रीपेमेंट कम हुआ है, जैसा मैंने बताया कंपनी डेट रीपे कर देती है। जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी का 63% प्रमोटर होल्डिंग थी, वो कम होकर 59 हो गई। ये मेरा ऐसा अजम्पशन है कि कंपनी का डेट बढ़ रहा था, तो कंपनी ने उसको कम करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए यहाँ अपना शेयर बेचा। अब कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड्स के साथ साथ बाय बैक भी दिया है, और ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि कंपनी कुछ एक दे सकती थी, डिविडेंड दे सकती थी या बाय बैक दे सकती थी, बट कंपनी ने अपनी एक पोजीशन दिखाने के लिए कि हम वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, कंपनी ने दोनों इश्यू करे, डिविडेंड और बायबैक। पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं, पेयर कंपैरिजन में अगर हम screener.com से जाए तो हमें लॉयड मेटल्स और NMDC दिखते हैं इनके कंपैरिजन में, बट ये नहीं है इनके फेयर कंपैरिजन, क्योंकि लॉयड मेटल ये फेरस मेटल्स में डील करते हैं और ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में काम करते हैं। वहीं NMDC गवर्नमेंट आयरन ओर प्रोसेस करता है और ये भी प्राइमरी प्रोसेसिंग में, जबकि जो ग्राविटा है, जो हमारा ग्राविटा है, ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग में काम करता है। तो अगर हम देखें तो इसके जेन्युइन पेयर्स निकलते हैं POCL, NILE, और आता है जैन रिसोर्स। जैन को अभी हम छोड़ते हैं, जैन को अभी हम साइड में रखते हैं, हम POCL और NILE से कंपेयर करते हैं। तो ये मार्केट, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, तीन गुना इनकी मार्केट कैप, 3 गुना, 30 गुना इनकी मार्केट कैप कम है। तो कोई पॉइंट नहीं लगता मुझे कि ग्राविटा को हम इन दो से कंपेयर करें। और वहाँ जहाँ बात आती है जैन रिसोर्स की, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्राविटा की अगर हम बात करें, ग्राविटा का क्लाइंटल लिस्ट 70+ कंट्रीज से आता है, और वहीं जैन का 60-70% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ 2 कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, जो कि है चाइना और सिंगापुर। और हमें तो जैसे पता है कि चाइना कल, आज नहीं तो कल, ये इन हाउस करेगी ये रिसाइकलिंग वाला पार्ट, तो इसके रेवेन्यूज़ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अब कंपनी का टाइम फ्रेम देखें, कंपनी ने पिछले 30 सालों से अपने आप को बिल्ड करा है, और वहीं जैन पिछले 3 साल में ही आया है, तो इसको भी बहुत देखना बाकी है। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया, स्क्रैप आर्बिट्राज। तो इसका आंसर है डोमेस्टिक सोर्सिंग। इसका मतलब है ग्राविटा ने पिछले 30 सालों से अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड करा है, और वहीं जो जैन है उन्होंने इनका ये स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं और रिसाइकल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, इनका कुछ भी इन हाउस नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा मनी आर्बिट्राज रहता है, इनकी कॉस्टिंग इससे काफ़ी बढ़ती है। जैन की अगर हम बात करें तो ये सोली मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में कामकाज करते हैं, और वहीं ग्राविटा टर्न की मॉडल में कामकाज करती है। टर्न की मॉडल क्या होता है, आपने मैकडॉनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी ली, तो फर्नीचर से लेके फूड का जो इंग्रेडिएंट आएगा वो सब मैकडॉनल्ड्स का आता है। वैसे ही टर्न की मॉडल में ग्राविटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो बनाएगी ही, उसके साथ साथ जो अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, जो मशीनरी यूज़ होगी, वो सब भी ग्राविटा प्रोवाइड करेगी। तो ये काफ़ी बड़ा एज मिल जाता है। और उसी के साथ साथ ग्राविटा अभी रिसेंट टाइम्स में रबर और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में भी एंटर हुई है, और वहीं JRR अभी भी सिंपली लैक करता है। कॉनकॉल के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी की रीसेंट कॉनकॉल हुई थी, तो Q-on-Q बेसिस में अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 7.6% से बढ़ा है, और पैट अगर हम Q-on-Q बेसिस में देखें तो क्लोज टू 22% से बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 25% से बढ़े हैं, और पैट की बात करें तो 40.6% से बढ़े हैं। तो ये काफ़ी, मेरे लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है।
अब मैनेजमेंट का बोलना है कि आने वाले टाइम में वो अपने टॉप लाइन को सैक्रिफाइस करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका मतलब है, टॉप लाइन का क्या मतलब है कि कंपनी आने वाले टाइम में थोड़ा रेवेन्यू लूज़ कर सकती है क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी में कामकाज करेगी। अब इंडिया का जो रिसाइकलिंग सेक्टर है वो अपने 90% ऑफ कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है, वहीं ओवरसीज़ की बात करें तो 65% में ऑपरेट कर रहा है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि वो 65 में क्यों ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि इंडिया में काफ़ी चीप डॉलर टू रुपी कन्वर्जन अगर हम देखें, इंडिया आर्बिट्राज, इसकी वजह से बाहर के ओवरसीज़ कंपनीज क्या सोचती हैं, ओवरसीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्या सोचते हैं कि अगर हम डायरेक्टली इंपोर्ट ही कर दे इंडिया को, वो काफ़ी चीप पड़ेगा रैदर दैन यहाँ हम लेबर बिठाएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें पूरा रिसाइकलिंग के लिए। तो वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इंडिया में कामकाज करवा लेते हैं अपना, बिकॉज ऑफ इंडिया आर्बिट्राज। अब कंपनी का रीसेंट अगर हम देखें, कंपनी के एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़े हैं। इससे क्या होगा कि जो नया अपकमिंग एल्यूमिनियम आएगा, नया एल्यूमिनियम आएगा, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। अब हम वेट करेंगे कि अगर मार्जिनली प्राइसेस बढ़े तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा रिसाइकलिंग सेगमेंट में, बट और कल को कुछ हुआ, प्राइसेस रुके नहीं, बढ़ते गए, तो हम एक काफ़ी मेजर चंक देख सकते हैं कि रिसाइकलिंग में शिफ्ट होगा। अब जाने से पहले मैं एक और बार डेट बता देता हूँ। RMIL का एक्विजिशन 560 करोड़, केपेक्स 1225 करोड़, करेंट डेट कंपनी का 445 करोड़। तो आने वाले टाइम में डेट्स बढ़ सकते हैं। इसका मैंने आपको इसका पूरा एक ब्रेकडाउन दे दिया है, तो अगर कल इसके डेट्स बढ़े तो आप उतने शॉक या पैनिक में नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।